जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कंटिन्यूअस हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 6 to 8 पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट कराई। इसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट की और अब हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 6 से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको, ये मैंने थंबनेल पर नंबर दे रखा है यहाँ से, या मैं नंबर नोट कर देता हूँ, 9808347403। आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स प्लस करंट अफेयर प्लस जीके जो मेरे द्वारा कराई गई है, एक हिंदी की पीडीएफ और लगभग 8000 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दी जाएगी। प्लस इस ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए जाते हैं और जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है वो सारी पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। क्लास 6 की ज्योग्राफी यानी भूगोल के साथ चैप्टर 1 हमारा रहने वाला है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, ये हमारा पहला चैप्टर इसका रहने वाला है। तो देखिए, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र मतलब पूरा चंद्रमा जो निकलता है उसे हम 1 महीने में लगभग एक बार देख सकते हैं, और जिस रात को देख सकते हैं वो रात पूर्णिमा कहलाती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, और या हम इस लोग नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या भी कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, याद रखिएगा। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेन चीज याद रखिएगा, पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देता है। महीने में एक बार हम इसको देख पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कैसे पिंड कहलाती हैं? ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य का याद रखिएगा एक तारा है। क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, तारा है। तो याद रखिएगा सूर्य के बारे में, सूर्य एक तारा है। अब देखिए आगे, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से नक्षत्र मंडल ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। अर्सा मेजर या बिग बियर, ये यार इसमें करंट टाइप का थोड़ा थोड़ा फील सा हो रहा है। आज मेटल का है ये माइक मेरा, तो थोड़ा सा। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर का पूछ लिया जाए, ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर को सप्तऋषि कहा जाता है, और सप्तऋषि क्या है? ये 7 है यहाँ पर। ये 7 तारों का समूह है। स्मॉल बियर क्या है? 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। पूछ लिया है स्मॉल बियर या सप्तऋषि किसका भाग है? तो नक्षत्र मंडल का भाग है। और कौन से नक्षत्र मंडल का? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ये भाग है, याद रखिएगा। प्राचीन समय में, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो तारों की सहायता से करते थे। किसकी सहायता से? रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता था? तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है, और यह हमारी उत्तरी दिशा को बताता है। आगे देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए पृथ्वी, जैसे क्या ले लीजिए? पृथ्वी ले लीजिए, इसका अपना कोई भी
प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ऊष्मा भी इसको सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं, पृथ्वी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को जो भी प्रकाश और ऊष्मा कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। आंतरिक ग्रह, देखिए ग्रह के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आपको पता है सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा हमारे 8 ग्रह करते हैं। रेड ले लेते हैं यहाँ पर, कितने ग्रह करते हैं, 8 ग्रह करते हैं। इसको वैसे हम आगे देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ठीक है, अब इनमें से आंतरिक कौन से हैं, बाह्य कौन से हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले आंतरिक ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है, देखिए ये चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, और ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। कहाँ के, सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, ये 4 है। हमारे संख्या में कितने हैं, 4 है। तो आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले सन होता है, मान लीजिए ये सन है हमारा, तो इससे नजदीकी के जब हम क्रम में चलते हैं तो सबसे पास कौन पड़ता है, बुध पड़ता है। तो आपको क्या करना है, बुध लेना है, शुक्र, बुध, इसके बाद आप लोग बृहस्पति छोड़ के शुक्र, शनि छोड़कर आपकी पृथ्वी, और फिर आपको ले लेना मंगल। ये 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह हैं। ये 4 ग्रह कौन से हैं, आंतरिक ग्रह आपके 4 हैं, और ये सूर्य के बहुत नजदीक है, और ये चट्टानों से बने हुए हैं। कैसे आंतरिक ग्रह क्या है, चट्टानों से बने हुए हैं, सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, और ये इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, बुध से स्टार्ट कीजिएगा, बृहस्पति छोड़ दीजिएगा, शुक्र, शनि छोड़ दीजिएगा, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल आपके 4 हैं। इसके बाद बाह्य ग्रह, तो बचे हुए 4, बाह्य ग्रह में भी 4 आ जाएंगे। जब वो पास थे तो ये कैसे हो जाएंगे, दूर। ये सूर्य से दूर है तथा बड़े आकार के हैं। ये क्या है, उनके कंपैरिजन में ये बड़े हैं, और ये गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। वो किससे बने हुए थे, आंतरिक ग्रह हमारे चट्टानों से बने थे। ये किसके बने हैं, गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। इनकी संख्या भी 4 है। तो देखिए बुध से हमने स्टार्ट किया था, बृहस्पति को हमने छोड़ा था, तो बृहस्पति हमारा यहां आ जाएगा। बृहस्पति छोड़ा था, इसके बाद हमारा शुक्र वहां पहुंचा था, तो शनि यहां आ जाएगा। पृथ्वी वहां पहुंची थी, तो अरुण यहां आ जाएगा। मंगल वहां था, तो वरुण यहां आ जाएगा। तो 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। इस तरीके से आपके आंतरिक और बाह्य ग्रह में डिवाइड हो गया। यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैंने जानबूझ के किया है। इसमें हम परिक्रमण और परिभ्रमण ये कई बार पूछ लिया जाता है, और ग्रह का नाम दे दिया जाता है कि इसका परिक्रमण कितना है और परिभ्रमण कितना है। तो पहले ये तो जो वर्ड दे रखे हैं परिक्रमण और परिभ्रमण, मैं इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो देखिए ये जो परिक्रमा करते हैं इसकी, ये किस तरीके से करते हैं। एक तो ये खुद अपनी जगह पर घूमते रहते हैं, और ये घूमते घूमते इसकी परिक्रमा करते हैं इस तरीके से अपनी। तो देखिए जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इसे कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने को परिक्रमण कहा जाता है। और ये अपनी जगह पर ये मूव करते रहते हैं, इसको कहा जाता है परिभ्रमण। इसको क्या कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है। तो सभी ग्रह 8, इनका मैंने परिक्रमण भी लिख दिया है और परिभ्रमण भी लिख दिया है। 2-3 बार आप अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप मैं बता चुका हूं, 9808347403 ये नंबर है। इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। तो देखिए बुध का जो परिक्रमण है ये 88 दिन है, और वहीं हम इसके परिभ्रमण की बात करें तो 59 डेज यानी कि 59 दिन इसका परिभ्रमण है। शुक्र की बात करें तो 255 दिन इसका परिक्रमण है, और 243 दिन इसका परिभ्रमण है। पृथ्वी
का परिक्रमण जो है 365 दिन 4 घंटे के अप्रोक्स और होता है, अप्रोक्स 4 घंटे, वैसे 365 दिन ही माना जाता है। और परिभ्रमण यानी कि अपनी धुरी पर कितने दिन में घूम लेती है, अपना 1 दिन में चक्कर पूरा कर लेती है। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल का जो परिक्रमण है ये 687 दिन 687 डेज और परिभ्रमण 1 दिन। बृहस्पति की बात करें तो 11 साल 11 महीने इसका परिक्रमण है और 9 आवर 56 मिनट। ये काफी बड़ा है तो बहुत जल्दी लगा लेता है। ये एचआर का मतलब यहाँ पर घंटे यानी आवर है और ये मिनट है, तो 9 घंटे 56 मिनट में परिक्रमा पूरी कर लेता है। सबसे बड़ा ग्रह भी है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। शनि 29 साल 5 महीने में परिक्रमण करता है और 10 घंटे 40 मिनट में परिभ्रमण कर लेता है। अरुण का जो परिक्रमण काल है 84 साल है, वहीं इसका जो परिभ्रमण है वो 17 घंटे 14 मिनट है। वरुण का परिक्रमण काल 164 साल और परिभ्रमण जो है इसका 16 घंटे 7 मिनट है। 1 से 2 बार पढ़ोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां से बनते हैं। हम लोग जिन चीजों को इग्नोर कर देते हैं ना, जिन चीजों को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से बन जाता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा मैं हर बार बोलता हूं अपनी वीडियो में कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक वर्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट किया गया है। तो देखिए, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड, यहां से मेन पढ़िए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से। क्वेश्चन क्या से बन जाता, क्या बन जाता, आर्यभट्ट क्या थे, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीयविद ब्रह्मांड रहस्यों का खोजने में लगे हुए हैं। तो मेन यहां से बन जाता है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पूछ लिया था आर्यभट्ट क्या थे, तो एक खगोल शास्त्री थे, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, पौराणिक रोमन कहानियों में सौल को क्या कहा गया है, सूर्य देवता को कहा जाता। पुराने समय में सूर्य को क्या कहा जाता था, सौल कहा जाता था। सौर शब्द जो है इसका जो अर्थ है वो है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ उपयोग करते हुए और अधिक शब्द, ये तो छोड़िए, ये मेन है, यहां से जो मैंने पढ़ाया है ये इसका मेन है। अब देखिए इसमें दे रखा था कुछ रोचक तथ्य, तो इसमें देखिए बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। पूछ लिया जाता है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, तो आपको क्या याद रखना है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों का शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हम पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से वो ये बनता है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, या किस ग्रह के चारों ओर छल्ले नहीं है। 3 ये दे देगा, चौथा आपको अलग दे देगा। तो याद रखिएगा आपका कौन कौन सा, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ छल्ले हैं। नेक्स्ट, आसमान में दिखना चंद्रमा एक उपग्रह है। आपको पता है पृथ्वी है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है, ये पृथ्वी का। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। हमें पता बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी कि टोटल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। इन्होंने 7 क्यों बोले हैं, क्योंकि एक हमारी पृथ्वी हो गई, उसी तरीके के 7 ग्रह और हैं, तो एक पृथ्वी, टोटल मिला के हो गए 8। जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। आप जानते हो कुछ के पास, चंद्रमा का मतलब यहाँ पे आप चंद्रमा से मतलब समझ सकते हो यहाँ पर उपग्रह है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। चंद्रमा से मतलब यहाँ पर एनसीईआरटी का चंद्रमा से मतलब यहाँ पर उपग्रह से है। आपको पता है सबसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं,
तो बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, आप इतना याद रखिएगा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा है, और अन्य ग्रह के चंद्रमा यानी उपग्रह अलग अलग है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सबसे मेन क्वेश्चन क्या बन जाता है, सौरमंडल का मुखिया कौन है या मुख्य कौन है? तो सब इसका मुखिया कौन है भैया, याद रखिएगा, सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सौरमंडल किस किस से मिलकर बना है? सूर्य से, ग्रहों से, उपग्रहों से, उल्का पिंड से, क्षुद्र ग्रह से। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आपको पता ही होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो देखिए प्रकाश की गति लगभग 30,000 किमी प्रति 3 लाख किमी प्रति घंटा सेकंड है। इसकी कितनी है? 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर एनसीईआरटी में दिया गया है कि लगभग सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। कितने? 8 मिनट लगते हैं। कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा 8 मिनट और 16 सेकंड, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 8 मिनट और 20 सेकंड, और कहीं कहीं देखने को मिलेगा 500 सेकंड। तो जैसा ऑप्शन हो आपको उस तरीके से टिक करके आना है। नियर बाई देख लीजिएगा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सटीक है। वहां पर यहां 8 मिनट है, कहीं कहीं इसको 8 मिनट 16 सेकंड लिख दिया जाता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं ये डायरेक्ट 500 सेकंड आ जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है। चार ही ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन आपको 100% वहां पर दिया हुआ होगा, एक ऑप्शन वहां पर दिया ही होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग सूर्य। सूर्य को पढ़ लेते हैं हम। देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इससे बना हुआ है सूर्य, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा एकमात्र स्रोत ऊष्मा और प्रकाश का सूर्य है। क्या है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की जो लगभग दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? अपसर और उपसर के दौरान बढ़ जाती है। वो मैं 3 जुलाई और 3 जनवरी और 4 जुलाई के बारे में बाद में बात करूंगा। 3 जुलाई और 3 जनवरी 4 जुलाई इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो लगभग याद कीजिए रखिएगा। वैसे 14 करोड़ 98 लाख भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर, 98 लाख भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और 15 करोड़ भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर अपना लगाना होता है। अब ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति के बस शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपके अरुण और वरुण, इनको याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य की दूरी के अनुसार मैंने बताए भी थे। आंतरिक जो ग्रह जो पहले 4 बताए थे, आंतरिक ग्रह वो नजदीक हैं, बाह्य ग्रह जो बताए थे वो थोड़े से दूर हैं। तो इसके क्रम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। क्रम के अनुसार क्या है, देखिए सबसे पहले सूर्य के पास आपका बुध, कौन सा है? बुध है। फिर शुक्र है, पृथ्वी, फिर आपकी मंगल, इसके बाद बृहस्पति, फिर अरुण, फिर वरुण। इस तरीके से आपके 8 ग्रह सूर्य की नजदीकी के अनुसार है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके 8 हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि रह गया यहाँ, शनि आपका, बृहस्पति के बाद शनि। ये 4 आपके पूछ लिए जाए
तो ये आंतरिक ग्रह है, ये 4 पूछ लिए जाए, ये बाह्य ग्रह है, ये चट्टानों से बने हुए हैं, ये आपके गैसों के बने हुए हैं और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। तो 8 मैंने आपको बता दिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, अरुण वरुण जिनको कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, सूर्य के क्रम के अनुसार, सूर्य से नजदीक से दूर के अनुसार, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पृथ्वी। अब पृथ्वी पढ़ लेते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी। तो देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी से देखिए यह सूर्य से, तो तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा इसके नजदीकी ग्रह कौन सा है आपका, याद रखिएगा पृथ्वी है। सबसे नजदीक कौन सा है आपका, बुध है। तो तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। देखिए एनसीईआरटी के बारे में तभी कहा जाता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन बनता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन रटते रहते हैं, क्वेश्चन रटते रहते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी जिसने अगर अच्छे से पढ़ ली उसको कोई बुक और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सच है। तो देखिए तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की कई कई क्वेश्चन बनाई जाती है। अब पहली लाइन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। पृथ्वी सूरज की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आप कब तक रटोगे इस चीज को, समझिए यहाँ पर। और आकार में यह 5वां ग्रह, बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है। तो पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों के पास चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यह क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी के आकार भू आब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए उनको मतलब केवल पृथ्वी पर ही, देखिए यह केवल पृथ्वी पर ही जीवन है या थोड़ा सा है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे कि देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वायु में क्या क्या मिलता है। तो वायु गैस जो है उसमें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर क्या है, आवश्यक गैस। वायु में जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन उपलब्ध है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई देती है, नीली दिखाई पड़ती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 पानी सतह से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई क्यों देती है, क्योंकि लगभग इसके 2/3 भाग पर क्या है, 2/3 भाग पर यहाँ पर क्या है, इसके जल है। क्या है, जल है। याद रखिए 1/4 पार्ट पर, लगभग 1/4 पार्ट पर क्या है, इसके जल है। और इसे लिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास क्या है, केवल उपग्रह है एक, ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का क्या है, केवल 1/4 है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह बड़ा क्यों होता है, अन्य पिंडों की बजाय नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूर है। अगर यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। मैंने उसकी कितनी बताई थी, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, और उसकी कितनी बताई, 3,84,000, 3,84,000। दोनों की आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है कम चंद्रमा की तुलना में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा
कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही लगभग क्या है, समान है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा की सतह पर क्या है, तो याद रखिएगा पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा में क्या करते हैं हम लोग, इसकी छाया को देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, मैंने बताया क्षुद्र ग्रह से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं आपके, ये कहां पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ इतना बनता है क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बाकी इसको पढ़ लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। याद रखिए किन के बीच, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यही यहां से क्वेश्चन बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि एक बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद सूर्य से बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये किसकी भाग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट रोचक तथ्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो किसने कदम रखा सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग से। नील आर्मस्ट्रांग ने, ये क्वेश्चन कॉमन हो चुका है, ये पूछा नहीं जाएगा। कब कदम रखा, तो 20 जुलाई 1969। याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। किसने रखा ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। कब रखा ये इंपॉर्टेंट अब हो जाता है, 20 जुलाई 1969 को रखा। उपग्रह देखिए एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह क्या करते हैं, ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, वो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कुछ देखिए कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड, यानी कि क्या है, मानव निर्मित भी उपग्रह है। कौन से, कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह है। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो एक कृत्रिम उपग्रह है, मैन मेड उपग्रह है। याद रखिएगा मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से, इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। उल्का पिंड, उल्का पिंड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसे उल्का पिंड कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। यहां से आगे देखिए, खुले आकाश में एक और दूसरी ओर से एक तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। क्या है, आकाशगंगा या मिल्की वे है।
हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? मिल्की वे का भाग है। आपको याद रखना, किसका? मिल्की वे का हमारा सौरमंडल भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। क्यों पड़ा? आप लोग जान चुके हो। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण क्या करती हैं? आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारी आकाश गंगा नाम मिल्की वे है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड का हमारा सौरमंडल किसमें उपस्थित है? आकाश गंगा में, मिल्की वे में। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक जानकारी करने में जुटे हुए। इसका चलिए ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज इस तरीके से आपका चैप्टर 1 मैं समझ सकता हूँ। 30 मिनट का हो गया, बहुत लेंथी हो गया, इसलिए सिर्फ मैंने 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो फिर हो जाएगी। लगभग ये वीडियो भी आपकी 50 मिनट की हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट MCQ थे, जो भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने मेंशन की है। इससे पहले आप लोग चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लीजिएगा, खुद सॉल्व कर सकते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। बृहस्पति को, शनि को या शुक्र को? आप लोग खुद में पढ़ा कर आए चैप्टर, सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मैंने बताया था सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह। और इस ग्रह के बारे में एक बात और बताई थी कि सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। कौन सा 5वां बड़ा ग्रह है? एक क्वेश्चन में बता देता हूं, पृथ्वी, याद रखिएगा। वैसे सूर्य से नजदीकी के हिसाब से तीसरा, और आकार में सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये पहली ही लाइन में मैंने बताया था। किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये आपको बताना है। ध्रुव तारे की किस दिशा का ज्ञान होता है? ये मैंने बताया था। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? इसका एक और नंबर मैंने आपको बताया था, उत्तर के नाम से मैंने आपको बताया था, और ये उत्तर दिशा का मैं ज्ञान कराता है। बाकी ऑप्शन खुद करने हैं आपको। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि एक क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है कि शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो 2 कक्षाओं के मैंने आपको नाम बताए थे। क्या शनि और बृहस्पति थे, या मंगल एवं बृहस्पति थे, या पृथ्वी एवं मंगल थे? तो आप अच्छे से आंसर समझ चुके हो कि मैं क्या आंसर आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से साथियों आपका पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। और आप इस PDF को चाहते हैं तो 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग PDF ले सकते हैं। सारी NCERT की PDF आपको सेंड कर दी जाएंगी। जितना आप लोग पढ़ाया जा चुका है, करंट अफेयर GK का, वो सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। 8000 प्लस GK के क्वेश्चन वो सेंड किए जाएंगे आप लोगों को। और डेली करंट अफेयर की PDF आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाती है इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। तो देखिए, एक काल चैप्टर 2 है जिसका नाम अक्षांश एवं देशांतर। यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अक्षांश एवं देशांतर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। एक काल्पनिक रेखा को ग्लोब 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है, जो ग्लोब को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, अभी मैं मैप के माध्यम से आपको समझा दूंगा, फिगर दिखा दूंगा, वहां आप लोग समझ जाओगे। पहले थ्योरी देख लीजिए, फिर आपको पूरा फिगर दिखाऊंगा, वहां आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। पृथ्वी के स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिए, मान लीजिए एग्जांपल, ये विषुवत हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बाकी हम लोग फिगर में अभी आगे अच्छे से समझने वाले हैं। ये दोनों बराबर आधे, ये दोनों क्या होता है? बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या करती है? पृथ्वी पर एक काल्पनिक क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? दोबारा देखिए इस लाइन को, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश के में मापा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। फिगर के माध्यम से भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। देखिए विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अंशांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त क्या करती है? देखिए मैं फिगर थोड़ा सा ले लेता हूं, आप लोग ज्यादा परेशान न होंगे। ये फिगर है, यहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए। विषुवत वृत्त है, ये किसको दर्शा रही है? शून्य अक्षांश को ये दर्शा रही है। मैंने बताया था ये दो बराबर भागों में बांटता है। ये विषुवत वृत्त पृथ्वी को काल्पनिक दो बराबर भागों में बांट देता है। एक काल्पनिक रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया आपका, ये नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। अक्षांश में शो कर रही है, डिग्री में शो कर रही है। इसमें देखिए एक काल्पनिक रेखा ये है आपकी कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे उत्तर, नीचे चलेंगे दक्षिण। विषुवत वृत्त के ऊपर चलने पर उत्तर आएगा, नीचे चलने पर दक्षिण आएगा, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, इतना याद रखना है। मकर रेखा, मकर रेखा के बारे में पूछ लिया है तो ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन कहां पर है? दक्षिण में है। फिर सुनिए, विषुवत ऊपर चलने पर 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा, नीचे आने पर 23.5 डिग्री पर आपकी मकर रेखा। वही हम बात कर लेते हैं 66.5 पर, 66.5 पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा 66.5 पर, और यहां भी 66.5 पर याद रखिएगा। ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुवव्रत, ये हो गया दक्षिणी ध्रुवव्रत, यहां से इतना आपको याद रखना है। तो ये आप समझ चुके होंगे किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस फिगर को। तो ये यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे इसको। क्योंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश या 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। भाई 360 का हम 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री ये निकल कर आएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री जो अक्षांश है वो क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को दर्शाता, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित अक्षांश को समान स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मैं फिर समझा के आया था, ये विषुवत हो गया, ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे ये उत्तरी अक्षांश होंगे, नीचे वाले जितने भी अक्षांश होंगे दक्षिणी अक्षांश होंगे, इतना आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण अक्षांश, यहां से देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। 100% क्वेश्चन आपका यहां से बनने के चांसेस रहते हैं। विषुवत वृत्त मैं बता चुका हूं 0 अक्षांश, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश पर है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 अक्षांश याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, उत्तरी उत्तर में, दक्षिणी नीचे। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, याद रखिए, विषुवत, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण है, वो समझ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में पहले हम बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, जो मैं आपको भी बता कर आया हूं। यहां देखिए 23.5 डिग्री उत्तर में, जो मैं अभी आपको बता कर आया था, ये रही। ये रही, है ना? देखिए ये मैं बता कर आया था अभी आपको। यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है इसके? कर्क रेखा है ना? याद रखें, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। देखिए हम यहाँ देख पढ़ने वाले हैं, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। अब फिर हम बात करेंगे उत्तर की। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव कहां पर है? उत्तरी ध्रुव 66.5, वहीं हम लोग विषुवत रेखा के 66.5 कहां पर? दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव। इसको याद रखिएगा, ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ये हो जाते हैं, 3 ये हो जाते हैं, 7 टोटल बन जाते हैं। 7 के दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, एक बार ध्यान से सुनेंगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में,
कंफ्यूज होना ही नहीं है। उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है तो 90 डिग्री याद रखिएगा, ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिण में। 23.5 डिग्री उत्तर में आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आ जाएंगे हम लोग दक्षिण में मकर रेखा। 66.5 हम लोग बात करेंगे उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और नीचे की बात करेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये पूरा समझा चुका हूं, दोबारा समझने की इसको जरूरत आपको नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें शीतोष्ण वगैरह वाला भी चीज आपको मैं समझा देता हूं। देखिए ये विषुवत रेखा यहां से लेकर यहां से लेकर यानी 0 विषुवत से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर और 23.5 डिग्री मकर तक, ये जो व्रत है, ये जो एरिया है आपका, ये उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। यहां लिखा हुआ है कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। ये सारा का सारा कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मैप अगर आपने माइंड में सेट कर लिया, ये मैप अगर आपके माइंड में सेट हो गया, आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन किसी भी टाइप का घुमा के दे दे, आप लोग गलत यहां से नहीं करोगे। 23.5 डिग्री कर्क से लेकर 23.5 डिग्री मकर, या 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री आपके दक्षिण तक का एरिया उष्ण कटिबंधीय। कैसा? उष्ण कटिबंधीय, या शॉर्ट में कह सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच का भाग उष्ण कटिबंधीय होता है। अब देखिए हम उत्तर में बात करेंगे, किसमें? उत्तर यानी ऊपर बात करेंगे। 23.5 से लेकर 66.5 तक वाला, 23.5 से लेकर के 66.5 वाला उत्तर में, ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। कैसा? उत्तरी शीतोष्ण। कैसा? शीतोष्ण तो है लेकिन कैसा है? उत्तरी। वही हम बात करेंगे इसकी 23.5 से लेकर 66.5 वाला, ये कैसा हो गया? ये भी शीतोष्ण हो गया। नीचे की बात करें तो दक्षिणी शीतोष्ण हो जाएगा। ये उत्तरी शीतोष्ण, ये दक्षिणी शीतोष्ण। अब बात करते हैं हम लोग शीत की। कैसी? शीत की। तो 66.5 से लेकर 90 डिग्री वाला, 66.5 से लेकर 90 डिग्री वाला, ये आपका होता है शीत कटिबंध। कैसा? शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव में पूछे तो उत्तरी शीत कटिबंध, नीचे पूछे दक्षिणी ध्रुव में तो दक्षिणी शीत कटिबंध। मैं समझता हूं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन गलत अब कर पाओगे। इसको ध्यान से, इस वाली चीज को, इस मैप को ध्यान से माइंड में भर लीजिए। 10-15-20 क्वेश्चन आपके इस एक फिगर से तैयार हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, जो भी मैं आपको ऑलरेडी समझा कर आया हूं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बाहर दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होती है? सबसे अधिक हमें ऊष्मा मिलती है। मैं आपको बता के आया था। ये फिगर मान लीजिए इस तरीके से, ये विषुवत था, ये वाला एरिया याद रखिए 23.5 उत्तर और 23.5 आपका दक्षिण। मैंने बताया था आपका ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय। ये एरिया क्या है आपका? उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? ऊपर होता है। यहाँ पर क्या रहती है? ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। और शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं ऊपर कर्क है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का एरिया क्या है आपका? उष्ण कटिबंध है। ये आप समझ चुके हैं, फिगर में बहुत अच्छे से बता कर आया हूं आपको। वही हम लोग बात करें कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सिर्फ कहां होता है? कर्क और मकर के बीच में होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुव की तरफ, ये क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट हो जाता है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त के बीच क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ क्या होता है? तापमान, देखिए ये रहा फिगर, यहाँ ये क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है। इतना इसको याद रखिएगा। ये रहा शीतोष्ण और ये रहा शीतोष्ण। 23.5 से 66.5 वाला, 23.5 से 66.5 वाला, और 66.5 से 90 वाला, 66.5 से 90 डिग्री वाला, ये होता है शीत। ये क्या होता है? शीत होता है। मैं समझता हूँ पूरा आप लोग समझ चुके होंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पर शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। फिगर जिसने पढ़ लिया, आपको ये सब कुछ, इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिगर जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से उसको देखिए,
मेरा वादा आप लोग स्कैन कीजिए, एक तरीके से आपकी 10 से 15 सेकंड में आपका वो स्कैन हो जाएगा आपकी, और कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं और न कोई क्वेश्चन आपके बाद आप गलत करने वाले हो। देशांतर यहां से पढ़िए, देशांतर में छोटा सा क्वेश्चन छोटी सी लाइन में बता देता हूं, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों, उत्तरी ध्रुव देशांतर क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं, इतना समझ लीजिए शॉर्ट में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, याद रखिएगा याम्योत्तर भी इसे कहा जाता है, कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये मैं एक्सप्लेन, डिग्री को कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, यहां से कि देखिए ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतर की क्या होती है, दूरी घटती है, कैसी होती है, दूरी घटती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर इसकी क्या होती है, शून्य हो जाती है, क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, घटती है, ध्रुवों की तरफ क्या चलने पर क्या होती है, घटती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहां सभी देशांतर या मूत्र आपस में मिलते हैं, क्या होता है, वहां सभी देशांतर या मूत्र आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर या मूत्र की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ उन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तभी सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहां ग्रीनविच कहां पर है, ब्रिटिश में है, कहां पर, ब्रिटिश में है, राजकोषीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनना शुरू किया जाए। कैसे किया, यामोत्तर ये है मान लीजिए, तो ये पूर्व ये पश्चिम की ओर गिनना शुरू किया। इस यामोत्तर के प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। कहां तक, 0 डिग्री कहां पर है, आप लोग याद रखिएगा, ग्रीनविच कहां पर, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में या ब्रिटेन में, याद रखिएगा। लंदन भी कभी कभी दे दिया था, लंदन भी ऑप्शन याद रखिएगा। यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं तथा पश्चिम के आगे शॉर्ट में पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोज 180 पूर्व तथा 180 पश्चिमी हम मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ऐसे यहां से ऐसे याद रखिएगा, ये 0 डिग्री हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, उस समय पर क्या होगा, दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी की मैं बोलता हूं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इतना याद रखिए। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, तो भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे या फिर हम कह सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें, सबसे छोटा एग्जाम्पल मान लीजिए वहां पर 12 या 1 बजा है, वहां पर लंदन में ग्रीनविच 12 बजे हैं, तो भारत में टाइम 5:30 बजे होते हैं। भारत में कितना बजे होते हैं, शाम के 5:30 बजे होंगे, वहां दोपहर के 12 बजे होंगे, तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। भारत का समय पूर्व में पड़ता है भारत, इसलिए 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। मान लीजिए यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पर ये 5.5 घंटे आ गए, तो कोई पीछे है तो पश्चिम में मान लीजिए किसी देश में यहाँ पर 11 भी बजे होंगे, कहीं कहीं यहाँ 10 भी बजे होंगे। टाइम निकालना भी सिखाऊंगा मैं कि टाइम कैसे निकाला जाता है। पूछ लिया या ये देश यहाँ पड़ता है, तो इस जब यहाँ ग्रीनविच पर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वहां पर क्या बजा होगा, तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपको अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। देखिए समय के अंतर दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। लगभग पृथ्वी
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। राउंड में आपको पता ही 360 डिग्री हो जाता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 24 से अगर हम इसको डिवाइड दें तो देखिए 15 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 15 निकल कर आता है। 24 से हम इसको डिवाइड दें तो 15 निकल कर आता है। ये डिग्री हो गया, ये आवर हो गया। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। शॉर्ट में इसको एक तरीके से दे दिया जाए कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री मूव करती है। दोनों को तरीके से याद कीजिए। एक घंटे में 24 घंटे में 360 डिग्री हो रहा है, तो आपका एक घंटे में 15 डिग्री हो गया। और शॉर्ट में कभी कभी मिनट में पूछ लेता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, गलत कराने के लिए, तो 4 मिनट में 1 डिग्री। कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। तो देखिए यहां से समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, मैं भी आपको समझा चुका हूं, एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। एक्सप्लेन कराया मैं कैसे हुआ। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे दोपहर का 1 बजा होगा। कितना बजा होगा? 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रीनविच हो गया, यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर क्या बजे हैं? 12 बजे हैं। ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। तो 15 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पर 1 बजा होगा और यहाँ पर 11 बजे होंगे। यहाँ पर क्या बजे होंगे? 11 बजे होंगे। इतना आपको याद रखना है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। क्या होगी? मध्यरात्रि होगी। इतना याद रखिएगा, क्योंकि 180 डिग्री है। 1 घंटे में देखिए 180 डिग्री है, तो 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री। तो 180 डिवाइड बाई 15 जब इसका हम देंगे तो 12 आवर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 12 निकल कर आएगा। जब यहां पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो यहां पर रात्रि के 12 बजे होंगे। क्या होगा? रात्रि के 12 बजे होंगे। यार बस कैलकुलेशन में क्या याद रखना है आपको? ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। 1 आवर इक्वल 15 डिग्री, या शॉर्ट में याद रखिएगा 4 मिनट इक्वल 1 डिग्री। ये दो चीज अगर आपको आती हैं, आप टाइम निकाल लेंगे। पूरब में चलने पर टाइम बढ़ेगा, पश्चिम में चलने पर टाइम घटेगा। ये भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है? पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच के पूरब में चलने पर क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, और पश्चिम में चलने पर टाइम घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है। शायद बिहार में भी ये पूछा गया था। स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि भारत का समय, क्या बताया था मैंने आपको? ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। एक चीज यहां समझिए, मैं भी आपको क्या पढ़ा के रहा था कि 1 आवर इक्वल आपका 15 डिग्री। कितना? 1 आवर आपका 15 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना हो गया? 5 × 15, 75 डिग्री हो गया। 75 डिग्री आपका बन गया। और आधे घंटे में कितना बन गया? आधे ये बन गया 75 डिग्री, और आधे घंटे में कितना बन गया? 60.5 डिग्री। 60.5 डिग्री, दोनों को जोड़िए 82 डिग्री पॉइंट 5, 82.5 डिग्री। इसलिए आपका यहाँ पर निकल कर आता है। भारत का मानक समय क्या माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्व माना गया है, आगे माना गया है। इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री को जो हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5.5 घंटे निकल कर आता है। निकालना मैं बता चुका हूं। 1 घंटा बराबर 15 मिनट, या 4 मिनट बराबर 1 आपका डिग्री। देखिए आगे, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ उन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ये तो हो गया, ये तो हम लोग कर चुके हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में क्या समय होगा, 5.5 घंटे ऐड कर देना है, सिंपली कुछ नहीं करना। ग्रीनविच से डायरेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन तो भारत का समय क्या करना है, 5.5 घंटे आगे कर देना है। तो भारत में टाइम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, लेकिन भारत में, पूरे भारत में एक ही मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र पर ये कोई नहीं, बस याद रखिएगा कुछ देश है तो जो एक से ज्यादा मानकों को अपनाते हैं, जैसे रूस ने 11 अपनाए हुए हैं, भारत ने एक नहीं अपनाया हुआ है। अब देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर चैप्टर 2 भी होता है कंप्लीट। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहीं से मिलते रहेंगे, कुछ भी आपको एनसीईआरटी का खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये प्योर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के नाम पर आपको धोखा नहीं है। एक एक लाइन पढ़कर आपके लिए खुद नोट्स तैयार मैंने किए हैं, तो ये प्योर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का धोखा नहीं। इससे बेस्ट मैं नहीं समझता कुछ आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इस ग्रुप से बेटर आपके लिए दुनिया का कोई ग्रुप मैं समझता हूं नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट ग्रुप आपके लिए ये होगा, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो तो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। प्रमुख यामूत्र का मान है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको खुद करना है। 0 डिग्री मैंने आपको बता चुका। शीत कटबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटबंध किससे नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के या विषुवत के या कर्क के? बताइए किसके नजदीक पाया जाता है? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले याद रखिए 0 कर्क, मकर, ये 66.5 आ गया, ये 66.5 आ गया, ये क्या हो गया? शीत हो गया। ये क्या हो गया? शीत हो गया। उत्तरी शीत, दक्षिणी शीत किससे नजदीक? ध्रुवों के नजदीक। देशांतर की कुल संख्या क्या है बता कर आया हूं, 360 है या 180 है? ये नहीं है, चलो इनमें से बता देना कौन सा है। दक्षिणी ध्रुवव्रत स्थित है, ये भी मैं बता कर आया था। दक्षिणी ध्रुव कहां मिलेगा आपको? कहां मिलेगा? ये ट्रिक बताई थी। उत्तरी ध्रुव की बात करें उत्तर में मिलेगा, दक्षिणी किसी चीज की बात करें दक्षिण में मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। आंसर आप समझ चुके हो। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों का, कर्क रेखा का, उत्तरी ध्रुव का। इसका आंसर मैं आपको बता के आया हूं, आप लोग इसकी एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। ये इसके फिलअप है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? अच्छे से समझा कर आया था, अच्छे से समझा कर आया था। 0 डिग्री, ऊपर कर्क है, नीचे मकर है। कितनी डिग्री बताया था? इतना याद रखिएगा। भारत का मानक व्यामोत्तर क्या माना गया है? एक ही माना गया है, जो मैं बता चुका हूं। डिग्री निकाल के भी बताई थी, उसकी डिग्री को 5.5 घंटे में कन्वर्ट करके भी बताया था, वो बताना। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है इसको? बहुत अच्छे से करा कराया हूं। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती है, कहां घटती है? मैंने बताया था ऊपर चलो या ऐसे चलो। विषुवत से कहां चलने पर? ध्रुवों की तरफ चलने पर घटती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। उत्तरी ध्रुववृत्त गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव है? उत्तरी गोलार्ध में, सिंपल सा। दक्षिण की बात की है किसी भी चीज की, वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं आपके 57-58 मिनट हो चुके हैं। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए, 6 चैप्टर हैं, 3 पार्ट में मैं इस वीडियो को आपको 6 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दूंगा। एक वीडियो में लेना बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए 2 ही चैप्टर मैंने लिए। अगर आपको ग्रुप की पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में शामिल हो जाइए। 9808344740 यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या क्या मिलेगा। एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी पीडीएफ 8000 प्लस एमसीक्यू एनसीईआरटी की, दो का नहीं, एनसीईआरटी के नाम पर एनसीईआरटी के एमसीक्यू। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जाती है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ। आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप वालों से, मैंने यहाँ पर जनवरी की भी प्रोवाइड करा दी है, जिसमें मैंने लगभग 110 या 120 के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। और डेली आपको यहाँ पर जीके के क्वेश्चन भी शेयर किए जाते। जीके की पीडीएफ प्लस हिंदी की पीडीएफ भी आपको यहाँ दी जाएगी। हिंदी अगर आप यूपी पुलिस का पेपर उठाइए और मेरी पीडीएफ आपके पास ग्रुप में पड़ी हुई है, मैच कर लीजिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी पीडीएफ से फंसे हैं, आप लोग इतना देख सकते हो उसमें। तो साथियों ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर सकते हो। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समझता हूँ आपको वीडियो ठीक लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन थी, ग्रुप आपके लिए बहुत मैं समझता हूँ। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खास बात, एक
एग्जाम को लेकर एक ग्रुप नहीं बनाया गया कि सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हुए ग्रुप बना दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि आप बिहार का एग्जाम है तो 1 महीने ग्रुप में रहिए, इसके बाद आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा इस ग्रुप का टारगेट नहीं है। इस ग्रुप का टारगेट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर, जीके, एनसीईआरटी, हिंदी, इन सभी चीजों के लिए विद प्रैक्टिस सेट। करंट अफेयर की डेली, मतलब डेली तो मिलती है, मंथली मिलेगी, वीकली मिलेगी। इंपॉर्टेंट कुछ होगा जैसे बीसीसी अवार्ड हो गई, 69 तो फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया आपका, इसके बाद पद्म अवार्ड हो गए। ये सारे अवार्ड की मैंने वीडियो बनाकर, चाहे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो, इन सब की पीडीएफ भी आप, फीफा रहा हो, फीफा वर्ल्ड कप रहा हो, फीफा अवार्ड्स रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा जीके के, मेरी जो जीके की मैंने बनाता जा रहा हूं मैं आपकी स्टैटिक जीके की वीडियो, उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं, पुलिस से उठाकर देख लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट 7 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट उन पीडीएफ से पुलिस में भी फंसे हैं स्टैटिक जीके से। एनसीईआरटी 6 to 8 मेन टारगेट है, इसके अलावा 9 to 12 भी आपको धीरे धीरे मिलती चलेगी। और इसके अलावा हिंदी ग्रामर का एक कंप्लीट मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी कि 4 घंटे 42 मिनट की वो वीडियो थी, और 4 घंटे 42 मिनट में मैंने पूरी हिंदी को कवर किया था। अगर उसने एक बार वो वीडियो देख लिया, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम आपकी हिंदी की सॉल्व हो जाएंगी। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। आई होप वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।